तो ये लास्ट टाइम पे काम करने वाली जो आदत है ना, इसे हटाओ, क्योंकि सूनर और लेटर इसका खामियाजा तुम्हें तुम्हें नहीं, सबको भुगतना पड़ता है। तो ये जो आदत है, गेट ओवर इट। इसे परमानेंट आदत मत बनाओ, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो गुड है ना? रीजन कौन बताएगा? व्हाई एसिडिक सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सर उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसमें आयंस होते हैं। एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस। आयंस। एंड आयंस कंडक्ट क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका रीजन बताओ केशव कि व्हाट इज द रीजन व्हाई कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम? क्या रीजन है? सर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव। अच्छा, उसका 2 वर्ड में आंसर था, ठीक है। एक और 2 वर्ड में आंसर था कि व्हाई कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड इवनिंग सर। सर हाँ, मैं गुड इवनिंग ट्यूलिप। एक मिनट रुको ट्यूलिप, बोलो केशव। कंडक्टर्स क्यों अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? क्या बोला तुमने पहले, वो तो बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव। क्यों फ्रीली मूव करते हैं? बिकॉज उनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर कल कुछ होमवर्क दिया था आपने? हाँ, तुमने नहीं किया है इसलिए पूछ रहे हो। आई कैन नहीं सर, अंडरस्टैंड। मैंने क्लास नहीं अटेंड करी थी, मेरी वर्कशॉप थी स्कूल की। ट्यूलिप तुमने भी रीड नहीं किया होगा, आदित्य अग्रवाल तुमने भी। ओके, फिर तुमने भी अच्छे से नहीं किया केशव रीड? सर किया था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कल क्लास में बताया था? बट उनके पास मेटल्स या फिर कोई कंडक्टर्स जो होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो बोला था। तुम बोल रहे हो फ्रीली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने पूछा क्यों वो हेलो फ्रीली मूव करते हैं? फ्रीली इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रीड नहीं किया ट्यूलिप? हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर? यस मैंने सर। कहा रीड नहीं किया जो कल होमवर्क पार्ट दिया था? सर किया था सर, थोड़ा सा ही किया था सर, बाकी रहने दो, थोड़ा सा किया था, समझ में आ गया। थोड़े से मार्क्स भी आएंगे तो मुझे मत कुछ कहना, ठीक है? सर तो अभी टेस्ट होगा। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल यू आर। एक तो अपना काम नहीं करती हो, कितने ऊपर से बजे टेस्ट क्वेश्चंस भी होगा पूछ कल? रही हो कि टेस्ट होगा कि नहीं होगा और कितने मार्क्स का होगा। आई मीन तुम लोग खुद बताओ, इस टेस्ट हालत में मैं कितने बजे टेस्ट रखूं? होगा? नहीं, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम लोग खुद बताओ, इस हालत में मैं टेस्ट रखूं? आई डोंट थिंक मैं डिजर्व करता हूँ एनर्जी अपने पुट करना इस क्लास में। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, आई थिंक आई डो नॉट डिजर्व पुटिंग दिस मच एनर्जी इन दिस क्लास। मैं क्यों फिर मैं मतलब क्यों पढूं मैं क्यों रिसर्च करूं और क्यों क्वेश्चन प्रीवियस स्कूल के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, मैं क्यों उनको रिविजिट करके कहीं से भी ढूंढ कर प्रिपेयर्ड रहूं इस क्लास के लिए? आई डोंट फाइंड एनी इंसेंटिव और एनी मोटिवेशन बिहाइंड दैट। अगर तुम लोग नहीं विलिंग हो टू पुट योर एनर्जी, तो फिर जैसे होता है ना टिपिकल टीचर, जैसे चल रहा है चलने दो, फिर मेरी भी वही मेंटालिटी बन जाएगी। एंड और अब से मैं आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें नहीं बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है? आई जस्ट स्टिक विद द प्रेस्क्राइब, जो भी बुक में है उससे रिलेटेड पूछो क्वेश्चन। मैं आउट ऑफ सिलेबस अब कुछ नहीं बताऊंगा तुम लोग को, जस्ट स्टिक विद द बुक सिलेबस। ठीक है, हेडिंग देनी है तो दे दो, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस इज द मेन कंटेंट फॉर दिस चैप्टर। नाउ व्हाट इज केमिकल इफेक्ट? इससे पहले 7th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। It simply says that when current passes through a conductor,
द कंडक्टर हीट्स अप, दैट्स हीटिंग इफेक्ट. इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड है टोस्टर, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, एटसेट्रा एटसेट्रा. Magnetic effect of electric current says that whenever current passes through a conductor, the conductor behaves like a magnet. ठीक है, the magnetic field lines या magnetic field around the conductor starts to appear. And how you can increase that magnetic field? If you remember, there was a arrangement known as solenoid, then electromagnet. तो एक certain type of cylindrical way में हम wrap करते हैं कंडक्टर को, insulated wire को, तो magnetic field strength बढ़ जाती है. So those were other aspects of electric current. इस चैप्टर में हम केमिकल एस्पेक्ट एक्सप्लोर करते हैं. केमिकल इफेक्ट. सबसे पहले केमिकल इफेक्ट समझने से पहले आई होप यू ऑल नो व्हाट केमिकल रिएक्शन इज. एनी केमिकल रिएक्शन डील्स विद ब्रेकिंग बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, एटम्स के बीच में, वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. जैसे एक छोटा सा रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. These are the reactants. ठीक है, sodium hydroxide and hydrochloric acid. So when reaction occurs, this is the product that we get, sodium chloride and water. This is a very famous neutralization reaction if you remember. तो reactants के जो bonds होते हैं वो टूटते हैं और नए bonds बनते हैं. यहाँ पे Na और OH के बीच में बॉन्ड टूट गया और यहाँ HCl के बीच में बॉन्ड टूट गया. और प्रोडक्ट साइड में देखो किसके किसके बीच में बॉन्ड बना? Na और Cl के बीच में नया बॉन्ड क्रिएट हुआ और H2O को इस नज़र से देखो, इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट हुआ, H और OH के बीच में. तो केमिकल रिएक्शन इज जस्ट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. ठीक है, उसके लिए टोटल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. टोटल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब है कि बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी लगती है. ठीक है, बॉन्ड जब जब टूटेगा, ठीक है, तब तब एनर्जी लगती है, सप्लाई करनी पड़ती है एनर्जी. किसी चीज को तुम तोड़ रहे हो तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, और किसी चीज को बना रहे हो, आई मीन कोई बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स फॉर्म होने के लिए, हाँ, या तो एनर्जी, एक मिनट, बॉन्ड्स जब फॉर्म होते हैं, हाँ, तब एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो रिएक्टेंट साइट में यूजुअली जो एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ती है और प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, कभी कभी एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू एनर्जी सप्लाई, और कभी कभी एनर्जी रिलीज कम हो जाती है कंपेयर टू एनर्जी सप्लाई. ठीक है, मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो इसी के बेसिस पे फिर हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं पाएगा. कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक सेल्स. ठीक है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है, फाइनली वो हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, गिवन द कंडीशन तुम एक क्लोज्ड सर्किट बनाओ. So first chemical effect that we will study is about not galvanic cell but about electrochemical cell. Now what is electrochemical cell? Electrochemical cell, या फिर तुम इसे चलो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से ही ये हमें पढ़ना है. इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ये मेटल्स के होते हैं, डिफरेंट मेटल्स के होते हैं यूजुअली. ठीक है, दिस इज द स्विच. हमें ये डायग्राम बनाना है. तुम्हारी जो इच्छा है. ठीक है, so this is the positive terminal, this is the negative terminal. Okay,
इसके अंदर एक सॉल्यूशन होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली एक कंडक्टिव सॉल्यूशन होती है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने के लिए। दैट इज़ वाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये जो दो चीज़ें हैं इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव ना। एक रूल होता है, कहीं पे लिख लेना, एनोड अगर लिखना हो तुम्हारी इच्छा है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन अकर होती है। बताऊंगा ऑक्सीडेशन क्या है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन प्रोसेस अकर होता है, और तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। So we have an arrangement here where you can see there is a carbon rod and there is a again carbon rod. They're connected with metal caps, metals, good conductor of electricity, and connected to the battery. ये जो solution है ये water है, तो ये टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब करंट को हम पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स टू डिकम्पोज, मतलब H2O H2 प्लस O2 गैस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब तुमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, ठीक है, ऐसे एक अरेंजमेंट से, तो उसने एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट किया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू स्टडी अबाउट केमिकल इफेक्ट। तो और हाँ, इसे बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन राइट में 2 है, ऑक्सीजन है राइट में 2। इसे 2 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे कोएफिशिएंट। तो लेकिन इस 2 के चक्कर में हाइड्रोजन भी 4 हो गया है, तो एक यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बट ये केमिकल इक्वेशन
ये केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, ठीक है। सो इस अरेंजमेंट में ये जो कार्बन रॉड्स थे इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। यूजुअली कोई मेटल को भी यूज़ कर सकते हैं, जिंक, कॉपर वगैरह वगैरह। और ये वाटर यूजुअली आई थिंक टैप वाटर होगा, प्योर वाटर भी कर सकते हैं यूज़, बट यूजुअली एक कंडक्टिव सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कंडक्ट करती है। तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मूविंग ऑन। सर इलेक्ट्रोड यूज किस लिए होते हैं? Electrodes are good conductors of electricity that are dipped in the electrolyte ताकि chemical reaction शुरू हो जाए। Okay, so यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा है कि pour a cup full of water in a glass or plastic। ग्लास प्लास्टिक क्यों कहा है? ग्लास या प्लास्टिक में क्योंकि तुम अगर एक्सीडेंटली उसे टच कर दो ग्लास या प्लास्टिक बॉडी को तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर्स। फिर उस पानी में थोड़ा टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट जब उस पानी में मिक्स करेंगे, मान लो NaCl डाला, वैसे और बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, तो उस वाटर की अब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट अपने आयंस में टूट जाएगा और वो आयंस ही हैं जो कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। किसकी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। ना फिर दो इलेक्ट्रोड्स जो यूजुअली मेटल्स के बने होते हैं, यूजुअली मैं कह रहा हूँ नॉन मेटल्स के भी बने रह सकते हैं, जैसे कार्बन, इनको उस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। फिर मेटल कैप्स के कांटेक्ट उन कार्बन रॉड्स के साथ, ताकि एक्सटर्नली उसको बैटरी से कनेक्ट करके नाउ वी ऑब्जर्व फॉर 3-4 मिनट्स। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़े बबल्स निकलते हैं इलेक्ट्रोड्स में। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन याद होनी चाहिए। कौन से बबल्स? सर हमें अभी तभी देखा कि ये वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। तो सर कोई पूछ दे हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड से निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से, H2 के बबल्स, और ऑक्सीजन गैस नेगेटिव टर्मिनल से रिलीज होती है, ठीक है। और एक ये चीज़ है, मैंने वो पिछले स्लाइड में कुछ आपको लिखवाया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है, ताकि आपको ये याद रहे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव टर्मिनल से ही क्यों निकला। इसका एक रीज़न है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेटल्स यूजुअली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स यूजुअली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, सोडियम एक मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज डेवलप कर लेता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज्ड आयन बन जाता है, जिसे एनायन कहते हैं। तो अगर तुम इस प्रोसेस को ध्यान से देखोगे, इस प्रोसेस में सोडियम जो रिएक्टेंट साइड में था और प्रोडक्ट साइड का अगर सोडियम देखो जो चार्ज्ड हो चुका है, इस प्रोसेस में हुआ क्या एक्चुअली? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया? लूज किया। Na से Na+1 बन गया, लूज करके ही तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि सर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और यहाँ सेकंड प्रोसेस में क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी किसी चीज की, किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, वो क्या चार्ज डेवलप कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कोई स्पीशीज की रिडक्शन होती है, वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। और सबको पता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो पक्का सर जो हाइड्रोजन के चार्ज्ड आयंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, तभी वो पॉजिटिव की तरफ आए हैं। हाँ एक मिनट रुको, मैंने उल्टा लिख दिया शायद। हाँ सो सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाँ, नेगेटिव टर्मिनल में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही, मतलब पक्का ऑक्सीजन के जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोड के से इवॉल्व हो रहे हैं, वहीं से इरप्ट हो रहे हैं, मतलब इरप्ट नहीं, वहीं से रिलीज हो रहे हैं ऑक्सीजन के बबल्स। और हाँ सबको पता है कि ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैं 2 ऑक्सीजन लेता हूँ, सॉरी लूज नहीं, गेन करके क्या बन जाते हैं, O2 माइनस, एक ही, अब यहाँ पे एक ही लिखते हैं। एक ऑक्सीजन का एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जिसे हम कहते हैं कैटायन या एनायन, एनायन कहते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्टेड फील होगा, ठीक है। और हाँ, देयरफॉर ऑक्सीजन गैस इस टर्मिनल से रिलीज होती है, और हाइड्रोजन वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्टेड होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए, हाइड्रोजन गैस एक फ्लेमेबल गैस है, तो माचिस की तिल्ली जिस भी टर्मिनल में जलने लग जाए विद पॉपिंग साउंड, कौन सी साउंड, पॉपिंग, अगर आग लगाओगे इसके करीब तो ये जोर से आग लग जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, तो पॉपिंग साउंड के साथ हमेशा बर्न करती है, जैसे पॉपकॉर्न्स पॉप पॉप करते हैं वैसे ही। तो ये पॉपिंग साउंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ये सेल आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या, वो तो जलती नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट करती है किसे, कंबशन को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये देखो, in 1800 a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water and a current passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, अभी अभी हमने देखा वो किस में डिसोसिएट या किस में डिकम्पोज हो जाता है मॉलिक्यूल वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये नोट कर लिया था आई होप सबने करेक्टली, पॉजिटिव टर्मिनल में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, अदर मतलब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके आई थिंक नहीं। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। जब करंट हम पास करवाते हैं उस कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। सो दैट्स द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So as a result, bubbles of gas may be formed on the electrodes and deposit of metal may be seen on electrodes, ठीक है। ये बताऊंगा metals कैसे deposit हो जाते हैं। And change of color of solution may occur। तो आपको ये सब पूछ सकते हैं कि what are the changes one observes while chemical
while the chemical effects caused by electric current. ठीक है, तो नंबर 1 चेंज क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? bubbles of a gas may be formed. नंबर 1 है ये, वही चीज़ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बस यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये नंबर 1 ऑब्जर्वेशन हो सकती है, याद रखना, यहाँ मे वर्ड यूज किया इन्होंने। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या है? बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या थी? इलेक्ट्रोलाइट, तो चेंज ऑफ कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे अकर, ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज की? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कभी भी केमिकल इफेक्ट एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, हमें इन तीनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं, या तो ये तीनों होंगे या कोई 2 हो सकते हैं, या तो कोई एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बट एक ना एक तो एटलीस्ट होगी ये ऑब्जर्वेशन, तभी हम कहते हैं कि वहाँ पे केमिकल में मतलब इलेक्ट्रिक करंट ने केमिकल इफेक्ट कॉज कर दिया। नेक्स्ट, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशंस अगर देखे जा रहे हैं, ठीक है, तो या फिर मान लो कोई 2 ऑब्जर्वेशन देखे जा रहे हैं, या मेटल डिपॉजिट हो गया और बबल्स रिलीज हो रहे हैं किसी गैस के, या फिर सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखी जा रही है कि कलर चेंज हो गया सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इन 2 चीज़ों पे। नंबर 1 कि क्या इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया जा रहा है, व्हाट सॉल्यूशन, मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इलेक्ट्रोड्स या तो मेटल्स हो सकते हैं, या तो नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या तो सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, मेटल्स, इलेक्ट्रोड, जिंक, कॉपर, आयरन वगैरह वगैरह ये सब हो सकते हैं। नॉन मेटल्स में कार्बन, ठीक है, फिर तुम्हारा यूजुअली कार्बन, ठीक है, या ग्राफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रोप है। सेमीकंडक्टर्स में जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, वगैरह एटसेट्रा, टेलुरियम, ये सब कुछ पीरियोडिक टेबल में होते हैं एलिमेंट्स, इनको हम यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोड्स। नाउ देयर आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कुछ हमें केमिकल इफेक्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो पोटैटो के साथ इन्होंने क्या रिएक्शन करवाया। सिंपल, ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनको पोटैटो में डिप कर दिया। दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक वेदर पोटैटो इज अ कंडक्टिंग सब्सटेंस और नॉट। एंड ऑब्जर्वेशन अगर सही निकली, अगर ये कंडक्टिंग निकला, तो ये जो कंपास नीडल है भी क्या डिफ्लेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, Yes, क्योंकि तो सर्किट करेगी। पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअली इस ऑब्जर्वेशन में यस, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पोटैटो, बिकॉज पोटैटो में एक स्लाइट एसिड प्रेजेंट होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन सबको पता होनी चाहिए गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन। इसमें देखो पहेली ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो वायर होती है, कौन सी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो कनेक्टेड है, ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी जो बैटरी पोटैटो में इंसर्टेड होती है, वहाँ पे हमेशा ग्रीन स्पॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीन स्पॉट। तो यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कि कौन सी ऑब्जर्वेशन, बबल्स रिलीज हुए हैं? नहीं सर। डिपॉजिट ऑफ मेटल्स, तो यस, चेंज, कलर चेंज। ठीक है। कलर चेंज किसका? सॉल्यूशन का। यस क्या सर। सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूशन है, हाँ ये भी हो सकता है, या तो कलर चेंज हुआ या तो कोई चीज़ डिपॉजिट हो गई इलेक्ट्रोड पे। तो तो फिर वहाँ पे ग्रीन यहाँ स्पॉट पे, क्यों बन जाता है? हाँ यहाँ पे जो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बना है,
अराउंड विच टर्मिनल या विच Positive. इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव, क्या कह रहा हूँ, हाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बिकॉज इट कुड बी यूज्ड। अच्छा अच्छा, ये क्यों बना, आप लोग क्या कहते हैं, इसका रीज़न बुक में नहीं लिखा है तो मैं बताऊंगा भी नहीं। बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप इस ग्रीन स्पॉट से बस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि which terminal of the battery is positive, or let's say which terminal is anode और कैथोड। ठीक है, एनोड वही टर्मिनल है जहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ऑक्सीडेशन होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड वही है जो जहाँ पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट next है electroplating. This is one of the application of chemical effect of electric current. What is electroplating? Electroplating एक technique है to deposit a expensive metal over a cheaper metal. For example, gold plated ज्वेलरीज होती हैं, वो प्योर गोल्ड की नहीं होती हैं, वो किसी चीप मेटल बेस के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। वो चीप मेटल बेस या तो कॉपर हो सकता है, या तो सिल्वर हो सकता है, या तो कॉपर सिल्वर का एक एलॉय हो सकता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिपॉजिटिंग एन एक्सपेंसिव मेटल कोटिंग ओवर अ चीप मेटल, okay, with the help of Can you please electricity. repeat? Technique of coating expensive metal over a cheap metal with the help of electricity. This technique is electroplating. Example, gold plated ornaments. Gold plated jewelry. ठीक है, तो गोल्ड कोटिंग समय के साथ वियर ऑफ हो जाती है, वियर ऑफ मतलब निकल जाती है, तो अंदर जो उसके बेस मटेरियल जिस मेटल का भी बना है वो रिवील हो जाता है, या तो सिल्वर या फिर कोई और मेटल, जिस भी और मेटल का वो चीप बेस बना है। ठीक, नेक्स्ट। तो यहाँ क्वेश्चन अब बहुत बड़ा एक खड़ा होता है कि हम कैसे उस एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग को चीपर मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। ऑफ कोर्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो वन ऑफ द तो वो कैसे होती है ऑब्जर्वेशन, डिपोजिशन? वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यहाँ तुम लोगों ने देखी, अब इसी को हम लोग यूज करते हैं, ये थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन, सॉरी सेकंड, डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स ना। इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे इस एक्टिविटी की हेल्प से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पूरे चैप्टर की 14.7 एक्टिविटी में एक्चुअली देखो होता क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। देयर इज अ बैटरी एंड देयर इज अ कॉपर प्लेट। ठीक है, ये कॉपर प्लेट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स के लिए। तो दोनों सर, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के लिए हम कॉपर प्लेट यूज़ कर रहे हैं। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CuSO4। ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है ना।
फिर देखो यहाँ से पढ़ो, डिजॉल्व 2 टीस्पून्स ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, अच्छा, इन द वाटर, ताकि कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बन जाए। फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कोई तुमसे पूछ सकता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों हम डाल रहे हैं? क्योंकि एसिड जब आप यूज़ करोगे उस सॉल्यूशन में तो वो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। फिर कुछ ड्रॉप्स ही डालने इसके, उसके किसके, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। उसके बाद क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करते हैं बिकॉज कॉपर जो कि एक मेटल है, मेटल्स बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उनकी जो लेयर है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक डल अपीयरेंस लेकर आ जाती है, ठीक है। मेटल्स शाइनी तो होते हैं, लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ऐसे एक्सपोज करके रख दो उन्हें एयर मॉइस्चर और सबके कांटेक्ट में है, तो उसके ऊपर एक बहुत ही थिन ऑक्सीडाइज्ड लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जो उसकी शाइननेस को कम कर देगी, डल अपीयरेंस आ जाएगी मेटल के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटल हैज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन आयरन के केस में ये ऑक्सीडेशन उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है, आयरन के केस में, क्योंकि उस केस में हम कहते हैं कि वो बेचारा कोरोड हो गया है, तो हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए बहुत ही एक तरह का श्राप कह लो, या फिर एक तरह का बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि आयरन को ही हम ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कभी पेंट कर देते हैं आयरन के सरफेस को, या फिर उसके सरफेस को एक जिंक की कोटिंग या एल्यूमिनियम की कोटिंग चढ़ा देते हैं, ताकि आयरन का जो सरफेस है वो बचा रहे, किससे, कोरोजन से, ऑक्सीडेशन से। क्योंकि आयरन एक बार कोरोड होता है तो वो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आगे इसमें शायद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज लेयर निकल जाए। नाउ फिर उसको वाटर में रिंस करके कनेक्ट कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। 15 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इससे। और now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. Do you find any difference in one of them? Yes, actually we will find a difference. देखो क्या डिफरेंस, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो कॉपर प्लेट है, ये थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिन। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल वाला कॉपर प्लेट है ये थिक हो जाएगा। क्यों? देखो बहुत सिंपल रीज़न है इसका। कॉपर एक मेटल है, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब मेटल, इस केस में कॉपर, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाए? एक नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो Cu2+, ठीक है, Cu2+ आयन बन जाता है। अब इस आयन का क्या चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्टेड फील करेगा? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल में जो कॉपर प्लेट लगी है वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर आयंस हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड कॉपर आयंस हैं, ये डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर। और ये आए कहाँ से हैं? ठीक है, ये एक्चुअली देखो इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। एक मिनट, हाँ ठीक है वरुणिका। वैसे हाँ, और एक बात, मैं कल टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी। जो लोग भी सोच रहे हैं कल टेस्ट होगा, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, कल टेस्ट नहीं होगा। सो आई वाज सेइंग कि कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है नेगेटिव प्लेट पे, और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, वो भी डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में। तो CuSO4 Cu2+ और SO4 2- में टूट जाता है, ठीक है। तो प्रिसाइसली ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और इस कॉपर प्लेट में जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ के कॉपर आयंस, आई मीन यहाँ के कॉपर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं
लूज कर लेते हैं और वो चार्ज्ड Cu2+ आयन, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में आकर इसके साथ चिपक जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ देखी कि जो मेटल है वो किस प्लेट में डिपॉजिट होना चाहता है, नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। किस पे डिपॉजिट होना चाहता है, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। अब इस आइडिया को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। मतलब अगर मुझे किसी सस्ते मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग चढ़ानी है, तो मैं उस सस्ते मेटल मतलब उस चीप मेटल को कहाँ पे, किस टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखूंगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव पे रखूंगा तभी तो उस पे डिपॉजिट होगा। यहाँ पे हमने देखा ना, नेगेटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड था उस पे डिपॉजिट हो गया था कौन, मेटल जो पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा था, वो छोड़कर आ जाता है नेगेटिव टर्मिनल में चिपक जाता है। तो इसी आइडिया को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया, when electric current is passed through copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। dissociate मतलब टूट जाता है। यही चीज हमने अभी देखी, CuSO4 सी कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal। ये जो फ्री, ये फ्री क्यों है, क्योंकि पहले ये बंधा हुआ था, बॉन्ड में था ना सल्फेट के साथ, अब डिसोसिएशन के बाद ये फ्री हो गया। तो ये फ्री कॉपर आयन जो कि क्या चार्ज है इसका, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज्ड आयन किस टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अट्रैक्टेड फील करेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अट्रैक्टेड फील करता है और उसमें जो भी इलेक्ट्रोड लगा है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, ये कॉपर कहाँ से आया, ये सॉल्यूशन का कॉपर जाके चिपक गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो सॉल्यूशन का तो कॉपर लॉस हो गया, तो इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, इस लॉस की भरपाई यहाँ से जो अदर इलेक्ट्रोड है, ये देखो, ये यहाँ से वही कॉपर जो पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है वो सॉल्यूशन में आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया था, ये एरो यही बताने के लिए कि यहाँ का कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में चला जाता है और सॉल्यूशन का कॉपर नेगेटिव टर्मिनल में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। इक्वल मतलब मान लो सॉल्यूशन से, इस सॉल्यूशन से ये वाला एरो, सॉल्यूशन से मान लो 1000 एटम गए, किसके, कॉपर के, डिपॉजिट हो गए, तो कितने एटम्स इस प्लेट से सॉल्यूशन में आएंगे, 1000, ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एटम्स रहे, ठीक है। थस ये जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस का सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के कॉपर नेगेटिव टर्मिनल में चले जाते हैं, तो ये रिस्टोर हो जाते हैं, किससे बैलेंस हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कॉपर आयंस सॉल्यूशन में आते हैं। सो दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो कॉपर मतलब एक इलेक्ट्रोड से उठ के आता है दूसरे इलेक्ट्रोड पे चला जाता है ना। अब बूझो ने क्या किया, वही एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर अभी क्या हुआ था 2 मिनट पहले? मैं बस ये कह रहा था कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर हो जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पहले सॉल्यूशन में जाता है, फिर सॉल्यूशन वाला कॉपर नेगेटिव टर्मिनल में डिपॉजिट हो जाता है, यही चीज। अब बूझो ने क्या किया कि कॉपर रॉड की बजाय कौन से रॉड्स लगा के देखे, कार्बन, कार्बन। कार्बन एंड नॉन मेटल ना। उसने क्या किया, बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट विच वाज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल में जो कॉपर प्लेट कनेक्टेड थी उसकी जगह उसने कॉपर रॉड लगा दिया। तो ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कॉपर रॉड। आई मीन कॉपर की कोटिंग कार्बन रॉड के ऊपर उसने सक्सेसफुली डिपॉजिट करवा दी।
तो इससे क्या प्रूव होता है, यही चीज जो पहले हमने डिस्कस की थी कि जिस भी मेटल की कोटिंग करानी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस मेटल की कोटिंग करवानी है, ठीक है, और जिस पर करवानी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिस मेटल की कोटिंग करवानी है वो एक्सपेंसिव है या चीप है? एक्सपेंसिव है। और जिस पर करवानी है कोटिंग, वो चीप है। चीप है। तो ये याद रखना, या फिर कहीं लिखने का मन है तो लिख लो कि the cheaper metal is always and always connected to the negative terminal of the cell, जिस पर करवानी है, और जिस की करवानी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल में रखते हैं। तो यहाँ पे उसने नेगेटिव टर्मिनल में क्या रखा था? कार्बन रॉड। तो कार्बन रॉड पे चढ़ गया क्या? कॉपर की लेयर। कार्बन सस्ता होता है किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले। तो ये हम लिख चुके हैं, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। डिजायर्ड मेटल की जगह आप एक्सपेंसिव भी लिख सकते हो। ऑन अनदर मेटल, अनदर मटेरियल की जगह आप चीप मेटल भी लिख सकते हो। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके यूजेस हैं, ये आप लोग का होमवर्क है, पढ़ लेना अगर पढ़ने का मन है तो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? साइकिल्स के जो बेसिकली बार्स होते हैं क्रोमियम प्लेटेड, डोर्स के जो खोलने और बंद करने वाले हैंडल्स होते हैं, ठीक है, फिर किचन के बहुत सारे चमकीले जो ऑर्नामेंट। है ना, चमकने वाले, क्या कहते हैं, बर्तन सर रखने वाले। टायर्स में भी होती है। क्या कह रहे हो? सर टायर्स में भी होती है। टायर्स की रबर वाली? यस सर। नहीं, टायर्स में नहीं होती इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गाड़ियों की जो बॉडी होती है ना, ऑटोमोबाइल्स की बॉडी, वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, ठीक है। ओके सर। बाइसाइकिल बर्नर्स, बर्नर्स वो गैस वाले बर्नर्स, बाइसाइकिल के हैंडल, व्हील रिम्स, रिम्स मतलब ये रिम्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक मेटल का बेस होता है, फिर अंदर में यहाँ क्या होती है? ट्यूब होती है, ट्यूब होती है, उसके ऊपर फिर टायर लगा रहता है। तो ये जो रिम्स हैं, ये वाले, ये रिम्स मेटल के इलेक्ट्रोप्लेटेड रिम्स होते हैं। क्रोमियम एक शाइनी अपीयरेंस देता है। अगर तुम किसी आयरन आर्टिकल पे क्रोमियम की लेयर चढ़ा दो तो दो फायदे हैं। एक तो वो कोरोड नहीं होने देगा आयरन को, मतलब रस्टिंग नहीं होने देगा, और क्रोमियम काफ़ी अच्छे से चिपक के रहता है आयरन के साथ, तो स्क्रैचेस भी नहीं लगने देगा वो उस पर। मान लो जानबूझ के तुमने स्क्रैच कर दिया तो वो जो हिस्सा एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर वहाँ पे जंग लगनी शुरू हो जाएगी, रस्टिंग शुरू हो जाएगी। नेवरदलेस, तो ये कुछ फ़ायदे हैं किसके? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ज्वेलरी मेकिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं टू गेट गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। कैंस जो होते हैं उसमें स्टोर करते हैं, टू स्टोर करते हैं फूड और अदर एडिबल आइटम्स, टिन कैंस, ये भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, ठीक है। तो टिन की कोटिंग किस पे करते हैं? आयरन पे। ओके, आयरन के ब्रिजेस, आयरन के ब्रिज हो गए, ऑटोमोबाइल्स, ये हमने अभी बात की, इनको भी किससे कोट करते हैं? जिंक से। जिंक वाली कोटिंग को हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन, इसका एक स्पेशल नाम है, बस ये याद रखना। गैल्वनाइजेशन क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक लेयर ओवर आयरन आर्टिकल्स। तो एक स्पेशल नाम है गैल, जिंक की कोटिंग जब हम करते हैं, और वो स्पेशल नाम है गैल्वनाइजेशन, ठीक है। ऐसी वैसी लेयर नहीं लगाते हैं, कॉपर की, एल्यूमिनियम की नहीं, जिंक की ही जब लेयर लगाएंगे किसी दूसरे मेटल पे, और वो दूसरा मेटल यूजुअली आयरन होता है, ताकि वो आयरन कोरोजन से बचा रहे, ठीक है, और रस्टिंग से भी। तो उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक। तो याद रखना, कल टेस्ट है नहीं, और ये चैप्टर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके वो रह रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, फिर हम लोग यूनिवर्स से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल राइट, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।